तो भाई सबको पहले तो ऑफिशियल वेलकम। सब लोग क्लास 11th पास कर गए होंगे और 11th पास करके अब आगे क्लास 12th में। कुछ को लगता है उम्मीद नहीं होगी 11th से 12th में जाने की, रिजल्ट नहीं आया होगा तो हो सकता है अभी क्लास में कनेक्ट ना हो पा रहे हो। बट बाकी दोज हु आर हेयर, तो आई हैव अ फर्म बिलीव कि ये क्लास 11th अच्छे नंबरों से पास कर गए। जिनके बुरे भी थे टेंशन ना लें, थोड़ी मेहनत करेंगे 12th में नंबर अच्छे हो जाएंगे। तो 11th में जनरली थोड़े मार्क्स कम भी होते हैं क्योंकि टीचर्स बेस्ड सिस्टम होता है। टीचर जानबूझ के नंबर थोड़े काट पीट के देता है ताकि 12th में नंबर बढ़ जाए बच्चों के। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। सो बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लें फिर स्टार्ट करते हैं अपने ब्रिज द गैप को। ये ब्रिज द गैप है क्या? ब्रिज द गैप का मतलब 11वीं के वो कॉन्सेप्ट जो 12वीं में बहुत ज्यादा काम आएंगे। मतलब 11वीं का ज्ञान जो आएगा बहुत ज्यादा ही काम, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज द गैप। तो सबको ये बात समझ में आ गई? सबके पास ये शीट होगी। जिनके पास नहीं है, जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो उनको शीट मिल जाएगी। बाकी सब तो सिस्टम ऑफ इम्पार्टिंग क्लासेस एंड ऑल सब कुछ सेम रहेगा। 3 days का शेड्यूल है फॉर अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एंड 3 days फॉर बिजनेस स्टडीज कॉमर्स एज वेल। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज इस साल आपको मिलेगा, दैट इज इन द पैटर्न ऑफ टेस्ट्स। सो अगेन चिल्ड्रन, वील बी हैविंग 2 type ऑफ टेस्ट्स। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी की लोग इसको नोट कर लें। एमसीक्यू टेस्ट्स shall be held on every Sunday in the subjects called accountancy, economics, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टडीज एंड आईएससी स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स। और ये अभी हर संडे को होंगे और उसके बाद ये रेगुलर हो जाएंगे। सो कॉल्ड वीक में 3 दिन और उसके बाद वीक में 6 दिन होंगे। एंड दीज वुड बी हेल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड। आपको एक गूगल फॉर्म जैसा यंत्र मिलेगा जिसपे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। यू आर सपोज टू अटेम्प्ट देम और जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे आपके मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे। गॉट इट क्लियर? ताकि आपको एमसीक्यू में प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने जितना भी वीक में पढ़ाया होगा सो कॉल्ड उसका टेस्ट लेने के लिए मैं बिल्कुल एंटाइटल्ड होऊंगा। तो ये मत बोलिएगा सर आपने सिलेबस नहीं बताया था। जब टेस्ट होगा उसके पहले तक जो भी पढ़ाया गया दैट इज द सिलेबस। और दूसरे आपके होंगे चिल्ड्रन पेन पेपर टेस्ट। पेन पेपर टेस्ट मतलब पेन और पेपर का टेस्ट नहीं होगा। आपको इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा ओनली इन ऑफलाइन मोड। दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग क्लासेस फ्रॉम आउट स्टेशन, उनके लिए फैसिलिटी होगी कि उनको क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में चला जाएगा और वो आंसर अटेम्प्ट करके मेरे को पीडीएफ भेजेंगे। बाकी दोज हु आर इन ऑफलाइन क्लास, द सो कॉल्ड स्टूडेंट्स एट लोकल प्रयागराज लेवल, उनको सो कॉल्ड क्लासरूम के अंदर ही बैठ के टेस्ट देना पड़ेगा। एंड दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 May चिल्ड्रन। और ये महीने में 3 बार होगा, फर्स्ट संडे, सेकेंड संडे एंड थर्ड संडे। फर्स्ट संडे अकाउंटेंसी का टेस्ट, सेकेंड संडे इज इकोनॉमिक्स एंड थर्ड संडे फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स इट इज बिजनेस स्टडीज एंड फॉर आईएससी स्टूडेंट्स इट इज इकोनॉमिक्स, सॉरी कॉमर्स आई सेड। समझ में आ गया? अब जिस संडे को अकाउंटेंसी का ये ऑफलाइन पेन पेपर टेस्ट होगा, ये एकदम बोर्ड पैटर्न के हिसाब से होगा। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा, वहां पे टेस्ट आप 3 घंटे का देंगे 80 मार्क्स का, यहाँ पे 1.25 घंटे का टेस्ट 40 मार्क्स का होगा। क्योंकि वहां पे तो पूरा सिलेबस आएगा बट यहाँ पे आपने पूरा सिलेबस अभी पढ़ा नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो इफ ऑन अ पर्टिकुलर फर्स्ट संडे आपका टेस्ट अकाउंटेंसी का है चिल्ड्रन, तो उस दिन आपका एमसीक्यू ऑफलाइन टेस्ट जो मैंने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया ये सिर्फ इकोनॉमिक्स और बिजनेस का होगा। फिर सेकंड संडे को जब ये इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा तो उस दिन फिर ऑफलाइन टेस्ट आपका अगर इकोनॉमिक्स का है तो ऑनलाइन एमसीक्यू में आप अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स का टेस्ट देंगे। और थर्ड संडे जब आप बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स का टेस्ट देंगे पेन पेपर मोड वाला, दैट इज दिस वन, तो आपका एमसीक्यू टेस्ट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का होगा। इज दैट क्लियर? और उसके बाद ये एमसीक्यू टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ जाएगी। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो इसको जरा कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा सर हम टेस्ट पेपर ले जाके मंडे को करके दे देंगे, नथिंग एट ऑल। तो अपने संडेज के फर्स्ट हाफ को दैट इज 2 बजे तक रिजर्व कर लीजिएगा टेस्ट के लिए। उसके बाद कहीं घूमना टहलना हो तो आप घूम सकते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लें फास्ट। तो फिर से एक बार समराइज कर देता हूं, जो आपके एमसीक्यू टेस्ट होंगे वो अभी हर संडे को होंगे, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 3 दिन हो जाएगी और कुछ दिन बाद इन द सेंस जून ऑनवर्ड्स इसकी फ्रीक्वेंसी
ऑल 6 days अ वीक होगी, 6 दिन आपको तीनों सब्जेक्ट के टेस्ट देने पड़ेंगे। ये पेपर आपको इवनिंग लेट आवर्स में मिलेगा, या तो गूगल फॉर्म होगा या गूगल क्लासरूम होगा, सो दैट यू विल बी टोल्ड बेसिकली। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, तो चलते हैं आगे, प्रोसीड अप करते हैं फर्दर। बिफोर आई स्टार्ट विद द कंटेंट कॉल्ड ब्रिज द गैप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 12th का सिलेबस आपको अकाउंटेंसी का क्या क्या पढ़ने को बोलेगा चिल्ड्रन। The syllabus is divided into two parts, children. One is called as Part A in CBSE, Section A in ISC. Other is called as Part B in CBSE and Section B in ISC. Part A जो आएगा या Section A जो आएगा children, that would be of 60 marks, और Part B जो आएगा that will be of 40 marks. जैसे क्लास 11 में था, 2-3 चैप्टर आईएससी में एक्स्ट्रा थे, सीबीएसई में नहीं थे, वैसे ही क्लास 12 में भी है। 1-2 चैप्टर्स तो बोलना गलत होगा, सिर्फ एक ही चैप्टर है जो आईएससी में अलग से पढ़ना पड़ता है, बड़ा छोटा चैप्टर है, बट वो सीबीएसई के 12th के सिलेबस में नहीं है। बट जो नहीं पढ़ेंगे वो कहां पे निपटेंगे? सीयूईटी में निपट जाएंगे। जैसे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर वाज टॉट इन क्लास 11 टू आईएससी स्टूडेंट्स। कुछ सीबीएसई वाले बच्चों ने पढ़ा था जो पढ़ने में जुझारू टाइप के थे, जो कामचोर टाइप के, तो भाग गए थे। ये चैप्टर आईएससी 11 में है और सीयूईटी में आपसे पूछा जाता है, तो वैसे ही इस बार भी एक चैप्टर ऐसा आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक एक चैप्टर का डिस्कशन। सबसे पहला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप यूनिट का चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसमें एक्चुअली आप पढ़ते क्या है? आपको प्रैक्टिकली यहां पे पढ़ना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट आपने पढ़ा था 11th में, पीएल अकाउंट पढ़ा था, बैलेंस शीट पढ़ा था, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, बट फंडामेंटल्स चैप्टर में आपके बोर्ड एग्जाम में ये चीज टेस्ट नहीं होगी। क्या टेस्ट होगा आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, अभी जब हम अपने ब्रिज द गैप कंटेंट पे आएंगे। इसी के अंदर एक चैप्टर जुड़ा हुआ है जो बच्चों को डराने के लिए अलग कर दिया गया, इन द नेम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब क्वेश्चन अराइजेस कि गुडविल होती क्या है। मान लीजिए कि किसी इंसान ने 1 करोड़ रुपए का लैंड परचेज किया था इन द ईयर 1980, जब मैं पैदा हुआ था, और वो जमीन उस इंसान ने बेची इन द ईयर 2007, जब आप पैदा हुए। तो अगर ये जमीन 1 करोड़ रुपए की 1980 में खरीदी गई थी बच्चों, तो क्या ये 2007 में भी 1 करोड़ में बिकेगी? नो। इसके लोग कहेंगे कम से कम 25 करोड़ रुपए दो। अब आप कह रहे हैं मेरे पास 25 करोड़ तो है नहीं, बट जमीन के ऊपर जो बिल्डिंग बनी है वो मेरे को किराए पे दे दो। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, मेरे को 1 करोड़ रुपए पगड़ी दे दो। पगड़ी क्या होता है सर? वो जो सिर में पहनते हैं दूल्हा। 1 करोड़ की पगड़ी कितने महंगे कपड़े से बनी है? नो चिल्ड्रन, वो पगड़ी ये नहीं होती है। यहां पे पगड़ी शब्द का जो अंग्रेजी रूपांतरण है, दैट इज रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन बोले तो गुडविल। तो अगर मैं पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा हूं और आप चाहते हैं मेरे साथ बिजनेस में जुड़ना, तो जो रेप्यूटेशन मैंने पिछले 10 साल में बनाई, क्या आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा? नो। आपको तो डे 1 से वो एडवांटेज मिल जाएगा। सर ये तो कुछ शादी ब्याह का चक्कर लग रहा है, लड़का आईएएस है और लड़की बीकॉम पास है, तो दहेज किसको देना पड़ेगा? लड़की वालों को। और लड़की आईएएस है और लड़का 10वीं पास है, लड़का कहेगा मैं शादी नहीं करूंगा, दहेज के बावजूद तो शादी नहीं करूंगा, हर दिन सुना सुना के मार डालेगी मेरे को कि तुम 10वीं पास हो, तुम 10वीं पास हो। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो सो कॉल्ड, अब इस जमीन के ऊपर आप दुकान लेना चाहते हैं, बट खरीदने के पैसे आपके पास है नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा ठीक है, मेरे को 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट दे दो और 5 लाख रुपए महीना किराया, जब दुकान खाली करोगे ये 1 करोड़ में वापस कर दूंगा। इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? पगड़ी। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं उस जगह की रेप्यूटेशन, और कॉमर्स के ज्ञान में इसको क्या बोलते हैं? गुडविल। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और आप मेरे साथ एज अ पार्टनर जुड़ना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा भाई मैंने तो इतनी मेहनत की, 10 साल से इतनी रेप्यूटेशन बनाई, तो मैं तो डे 1 से वो फायदा मिलने लग जाएगा। तो मेरे बिजनेस की गुडविल है 20 लाख रुपए, और तुम आधे पार्टनर बनोगे, तो कृपया करके 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करो। समझ में आ गया? जाओगे तो ये पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ अभी बता दूंगा, तो साल भर अंडे थोड़ा देंगे बैठ के हम। गॉट इट क्लियर? तो ये जब आगे पढ़ाई करेंगे देन यू विल बी कमिंग टू नो दिस। 4 लोग बिजनेस कर रहे थे, ABCD, बराबर से बच्चों प्रॉफिट शेयर किया करते थे। उसमें से ए जो था वो मैं था, और मैं कह रहा हूं कि मैं तो ऑफिस में सबसे ज्यादा टाइम दे रहा हूं, मैंने पैसा भी ज्यादा लगाया हुआ है,
तो भाई मेरा प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। आप लोग भी कह रहे हैं सही बात है सर, अगर भाग गए तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो अग्री कर लिया कि जितना भी प्रॉफिट होगा 50% सर को मिलेगा और बाकी के 3 लोग 50% बराबर से बांट लेंगे। तो हमने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर दिया बच्चों, चेंज कर दिया। बिजनेस एक्सपैंड करना था, अकल और पैसे दोनों की ही कमी थी। तो कुछ लोगों से बात की कि भाई अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ, प्रोवाइडेड पैसा लेके आना पड़ेगा। तो नया पार्टनर जब फर्म में एडअप होगा चिल्ड्रन, तो उस समय भी कुछ लिखा पढ़ी हमको करनी पड़ेगी। उस लिखा पढ़ी को आपको पढ़ना पड़ेगा किस चैप्टर में, पार्टनरशिप एडमिशन में। तो प्रैक्टिकली 6 नंबर की टेस्टिंग फंडामेंटल चैप्टर से होती है चिल्ड्रन, जिसमें गुडविल वगैरह भी आ जाएगा। 4 नंबर की टेस्टिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 6 नंबर के क्वेश्चन इन सारे चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 34 से 35 नंबर की टेस्टिंग आईसी सीबीएसई दोनों में इस यूनिट से हो जाती है। तो जैसे आपने 11th क्लास में अगर जर्नल में नाटक किया तो लेजर आपको कितना समझ में आएगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर लेजर में नौटंकी की तो ट्रायल बैलेंस तो आपसे तलाक लेके चला जाएगा बिना सो कॉल्ड एलिमनी मांगे। और अगर आपने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में नाटक किया तो रेक्टिफिकेशन का तो आप मुंह ही नहीं देख पाएंगे। करवा चौथ पे तो चांद देर से निकलता है, रेक्टिफिकेशन का चांद कभी निकलेगा ही नहीं, नंबर चांद वाले जरूर मिलेंगे आपको। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आपने इस सीक्वेंस में कोई बेवकूफी की बच्चों, तो 35 नंबर का सिलेबस आप छोड़ने को एकदम तैयार रहें। 70 मिनट जल्दी आपका एग्जाम का पेपर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनरली 80 नंबर का पेपर 160 मिनट के हिसाब से आईएससी सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड डिजाइन करते हैं। तो 35 नंबर की पढ़ाई अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपके 70 नंबर हो जाएंगे। जय माता दी। जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जय माता दी हो जाएगा। तो अगर फंडामेंटल में नाटक किया, एडमिशन समझ में नहीं आएगा। एडमिशन में नौटंकी की, रिटायरमेंट से के ऊपर से निकलेगा, डेथ में आपकी डेथ हो जाएगी और डिसोल्यूशन तक पूरा आप डिसॉल्व हो चुके होंगे बिना नाइट्रिक एसिड पिए। समझ में आ गया। तो एक भी लेक्चर अगर आपने गोला मारा तो टीचर गोला मारने में कमी बिल्कुल नहीं रखेगा एग्जाम में। तो 12th का सिलेबस इसीलिए खतरनाक होता है, जहां पे कड़ी टूटी फिर कड़ी चावल ही खाना पड़ेगा। समझ गए बात को? कोई क्वेरी हो किसी की तो पूछ लीजिएगा। फिर पार्टनर कह रहा है कि बहुत दिन हो गया बिजनेस करते हुए आपके साथ, अब हमारी आपके साथ बन नहीं पा रही है, तो अब हम अपने रास्ते खुश और आप अपने रास्ते। तो पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिटायरमेंट। समझ में आ गया? ये नहीं जय माता दी अब कल से मैं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको नोटिस देना पड़ता है 6 महीने का, भैया आज मैं लोगों को बता रहा हूं कि आफ्टर 6 मंथ्स आई वोंट बी कंटिन्यूइंग द बिजनेस एनी मोर। उसमें भी आपको कुछ लिखा पढ़ी करनी होती है। चारों पार्टनर, हम और हमारे साथ 3 और जा रहे थे घूमने, सामने से ट्रक नजर आया, मैं तो दरवाजा खोल के गाड़ी से बाहर चला गया, बाकी 3 ट्रक में भिड़ गए, वो तो बच गए, मैं निपट गया। तो डेथ के केस में भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। हमारा बिजनेस में जो हिस्सा था पैसे का वो हमारे लीगल एयर को दे दिया जाएगा। अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान हो जिसका कोई लीगल एयर ना हो तो मेरे को नॉमिनी बना दीजिएगा, मैं उसकी प्रॉपर्टी संभाल लूंगा। देर आफ्टर सोचा था कि बिजनेस करेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट सरकार ने बोला नहीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल रहा है पन्नी बनाने की फैक्ट्री आप चला रहे हैं विच इज हाईली सो कॉल्ड अगेंस्ट द एनवायरमेंट। 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, अपनी फैक्ट्री क्लोज कर दीजिए। 6 महीने बाद फैक्ट्री भी क्लोज कर दी और बिजनेस भी पूरा बंद कर दिया। या हम पार्टनर बने थे 4 साल के फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट के लिए, फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट खत्म, हमारी पार्टनरशिप खत्म, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिसोल्यूशन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। कितने चैप्टर हो गए? 7। ये 7 चैप्टर 7.5 ही ना दिला दें, इसलिए क्लास में जरा रेगुलर रहे सब लोग। खोपड़े में बात गई सबके? पक्का? अब मन कर गया कि भाई बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड किया जाए, थोड़ा और बड़ा किया जाए, नंबर ऑफ ओनर्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, थोड़ा पैसे का कंट्रीब्यूशन भी और लाया जाए। तो अब ये कैसे होगा? हमें एक बिजनेस फॉर्म सेटअप करना पड़ेगा जिसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। थ्योरी में तो आपने पढ़ा होगा, बट अगर मैं 90% लोगों से पूछूं रिलायंस इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, तो ये 90 में से 90% लोग बोलेंगे इट इज अ प्राइवेट कंपनी, बट रियलिटी में इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि इसका शेयर बाजार में है। तो काफी ऐसी चीजें थ्योरेटिकली आपको इसमें बताई जाएंगी। तो यहां पे हम लोगों को इशू क्या करेंगे, अपनी कंपनी के शेयर्स, और लोगों से पैसा लेंगे
और लोग पैसा देंगे तो क्या लिखा पड़ी होगी, कुछ बीच में धोखा देगा तो क्या लिखा पड़ी होगी, एंड सो ऑल। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी कंपनी अकाउंट्स शेयर्स चैप्टर में। 15 से 20 साल के लिए आपको पैसा चाहिए जहां पे आप लोगों को बोलेंगे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट गारंटीड है, कंपनी डूब भी गई असेट बेच के पैसा देंगे, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज, आप जिन लोगों से पैसा लेंगे वो ओनर नहीं होंगे, वो कौन होंगे बच्चों, लोनर होंगे। कौन होंगे, लोनर। तो इन दैट केस आप उन्हें क्या इशू करेंगे चिल्ड्रन, डिबेंचर। क्या इशू करेंगे आप, डिबेंचर। समझ में आ गया। अब जब आप डिबेंचर आज इशू करके पैसा ले रहे हैं तो आने वाले टाइम पे आपको उनको रीपे भी करना पड़ेगा, तो आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा रिडेम्पशन। ये सिर्फ आईएससी के सिलेबस में है, सीबीएसई के सिलेबस में ये नहीं है, बट इससे रिलेटेड चीजें पार्ट बी में सीबीएसई में भी पूछी जाती है। ओके, और अगर पार्ट बी में आप बच भी गए बाई चांस तो सीयूटी में निपट जाएंगे। तो काफी बच्चे कहते हैं सर सीयूटी की तैयारी कब से चालू करें। सीयूटी की तैयारी कुछ 11th में मैंने करा दी थी, साथ साथ जब आप कंटेंट ठीक से पढ़ेंगे तो 12th का सिलेबस अगर आपने ठीक पढ़ लिया कोर्स सब्जेक्ट का तो आपका 90% सीयूटी तैयार हो गया। अंग्रेजी सबको आती है और जनरल नॉलेज तो बहुत ज्यादा पढ़ पाएंगे नहीं, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोर्स सब्जेक्ट्स पे आपने ध्यान ठीक से दिया है तो सीयूटी आपका प्रिपेयर होता जा रहा है। तो पार्ट ए के चैप्टर सबको समझ में आ गए, पक्का। चलिए, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अप्रैल मई जून हमारे अगले 90 दिन हमारे 35 नंबर के सिलेबस को कंप्लीट करने में काम आएंगे। देर आफ्टर जुलाई से लेकर सितंबर तक हमारा ये जो 25 मार्क्स का सिलेबस है हम ये पढ़ते हैं। अक्टूबर नवंबर चिल्ड्रन वी स्टडी दिस पार्ट बेसिकली। समझ में आ गया। अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज के, कैसे ये लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं, और उसके बाद करना है इनका एनालिसिस। खाना तो खा लिया जो मम्मी ने बनाया था, बट सो कॉल्ड अब उस खाने का टेस्ट कैसा था, आपको मिर्चा कम लगी कि ज्यादा लगी, आपको घी तेल नमक ज्यादा लगा कि कम लगा, सब्जी सही से पकी हुई थी। आजकल एक वो गैया वाली डिश भी आती है, सॉटे वेजिटेबल जिसको बोलते हैं, गैया कच्चा खाना खाती है, इंसान भी कच्चा खाना खाने लग गया है। गॉट इट क्लियर। तो आपको कैसा लगा, थोड़ा महंगा भी आता है। एक बार मैं गया था एक रेस्टोरेंट में, वहां खाना ले आया, वो घर वाले मंगा ली सॉटे वेजिटेबल, अंग्रेजी का नाम था, मैं सोचा बढ़िया होगा। तो मैंने उससे बोला भैया ये गैया वाले खाने के अलावा इंसान वाला तुम बेचते हो। यार सर फूड बड़ा हेल्दी है। मैंने कहा हेल्थ से तो हमको कोई टेंशन है ही नहीं। तो सो कॉल्ड आपको एनालिसिस करना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बहुत तेज जा रहे हैं, गाना गाएंगे बाबूजी जरा धीरे चलना। समझ में आ गया। कुछ कहेंगे सर इज मूविंग वेरी स्लो, थोड़ा सा फास्ट चले। तो अभी आने वाले टाइम में हमारी आपकी स्पीड एकदम सिंक्रोनाइज हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब एनालिसिस के 4 टूल्स हैं बच्चों, होते ढेर सारे हैं, आपके सिलेबस में 4 हैं। पहला होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दुकान पे जाते हैं, 2 कलर की मम्मी की साड़ी नजर आ रही है, कंपेयर करेंगे कौन सी अच्छी है। भाई राम मंदिर दर्शन करने जाना है तो ऑरेंज चलेगी। समझ में आ गया। और अगर मान लीजिए माता के दर्शन करने जाना है तो लाल चल जाएगी। आपको सो कॉल्ड चर्च में जाना है तो वहां कपड़ा व्हाइट चलता है, और किसी के निपटने पे जाना है तो वहां भी व्हाइट चल जाता है। इज दैट क्लियर। तो किसी दिन चर्च जाना और कोई निपट गया तो सेम कपड़ा काम आ जाएगा। तो ये टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा टूल है रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियोज। आईएससी में इस चैप्टर को रेशियो एनालिसिस के नाम से पढ़ाया जाता है और सीबीएसई में अकाउंटिंग रेशियोज के नाम से पढ़ाया जाता है। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा फर्क क्यों है, सिर्फ नाम का फर्क है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है दोनों का आपस में, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। एंड आखिरी चैप्टर नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर का नाम जितना आसान लगता है ये समझने में उतना ही ज्यादा टेढ़ा है, क्योंकि 12th क्लास की किसी भी बुक में बच्चों इस चैप्टर का कॉम्पोजिशन 60% से ऊपर दिया ही नहीं गया है। 40% पढ़ने के लिए आपको 2 रास्ते चुनने पड़ेंगे, या तो आप मेरे लेक्चर पे ध्यान दीजिए और या तो आप एडवांस अकाउंट की किताब पढ़िए। एडवांस अकाउंट की किताब पढ़ने में 2 समस्याएं हैं। समस्या नंबर 1, एक तो महंगी बहुत होती है, 2 से 3 हजार रुपए की, और दूसरी आपको समझ में कुछ नहीं आने वाली। तो दैट्स वाई आपको फिर यही आखिरी रास्ता है। समझ में आ गया, नहीं तो पास्ता खाएंगे आप। खोपड़े में बात गई, पूरा सिलेबस क्लियर हो गया। 11th क्लास की तरह ये चैप्टर छोड़ दूं वो वाला कर लूंगा, वो छोड़ दूं ये वाला कर लूंगा, एक भी छोड़ा कहानी आपको मैंने बता दी है कि जहां पे ये लाल रंग में नाटक आपने किया आपका रिपोर्ट कार्ड लाल हो जाएगा, छोले भटूरे की तरह नहीं, नंबर की तरह। समझ में आ गया। सेम इज द केस कंपनी शेयर्स में, अगर आपने नाटक किया डिबेंचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ समझी में नहीं आएगा। गॉट इट क्लियर।
तो शादी ब्याह, पड़ोस में आंटी का डाइवोर्स, बच्चा पैदा हो गया, किसी मोहल्ले में दादाजी मर गए, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। क्लास करनी है तो करनी है। समझ में आ गया? बाई चांस क्लास छूट जाती है, रिकॉर्डेड लेक्चर एज यूजुअल आपके पास रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपके क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और लास्ट ईयर के मेरे सारे 950 लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम आने वाला है, टीचर्स की कुछ नाटक चलता है स्कूल लेवल पे, वो कोई चैप्टर पहले पढ़ाते हैं, कोई चैप्टर बाद में, बट 12th में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पूरी पार्टनरशिप की यूनिट एक लेंथ में चलती है, पूरा कंपनी एक लेंथ में चलेगा, तो अब हर टीचर एक ही लॉजिक से पढ़ाता है बेसिकली। तो ये बातें सबको समझ में आ गई? समझ में आ गया चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो ये 14 चैप्टर्स एकदम 14 साल के राम जी की वनवास की तरह आपको झेलने हैं। गॉट इट क्लियर? और पेपर का डिफिकल्टी लेवल का जहां तक बात है, सीबीएसई का पेपर थोड़ा सा आसान है, आईएससी वाला पेपर तो अगर आपने बहुत कायदे से तैयारी नहीं की है तो समझ लीजिए राम राम सत्य है। तो सीबीएसई में भी अगेन अगर 100 लाना है तो पढ़ना बहुत मेहनत से होगा। हाँ, 35 नंबर लाने के लिए सीबीएसई इज इजी, आईएससी इज डिफिकल्ट, क्योंकि एमसीक्यू में आपको सही आंसर भी पता होना चाहिए एज वेल एज गलत भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने टेस्टिंग पैटर्न पे आपको पहले ही बता दिया बच्चों। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कॉम्पोजिशन शायद, इज इट विजिबल टू एवरीबडी चिल्ड्रन? तो इसीलिए मैंने एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस किया है। गॉट इट क्लियर? तो हर दिन पढ़ना है, हर चीज पढ़नी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सबको ये कहानी समझ में आ गई बच्चों? चलिए डिस्कस करते हैं द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, पहले सीबीएसई और फिर आईएससी। बट सिलेबस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों। 80 मार्क्स का जो आईएससी का सिलेबस है उसमें 40 नंबर का माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, और 40 नंबर का पूछा जाता है मैक्रो। और 80 मार्क्स का जो सीबीएसई का सिलेबस है बच्चों, उसमें 40 मार्क्स की आती है मैक्रो, और 40 मार्क्स की आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों को लगता है देखने में कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ डैम इजी यूनिट, बट अगर आप सीबीएसई का पेपर उठा के देख लें तो आपको लगेगा सर ये राइट टू लिबर्टी पूछा गया, लिखना क्या है इसके अंदर? राइट टू लिबर्टी मतलब एक इंसान के लिए राइट टू लिबर्टी में क्या क्या आ सकता है? अब ये आ सकता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी। सर सिविक्स का पेपर है कि इकोनॉमिक्स का है? वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। किताब पढ़ना बहुत आसान है, इसलिए टीचर के मुंह से निकली हुई चीजें सुनना इज वेरी नेसेसरी फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ऑन आईईडी। इवन बच्चों आईईडी में भी आपको मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, तो इसलिए देखने में आसान है बट रियलिटी में आसान नहीं है। गॉट इट क्लियर? तो देखने में वही है 9-10 का सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का सिलेबस, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल क्राइटेरिया एंड ऑल दैट आपने पढ़ा होगा, बट लिटरली क्वेश्चनिंग बहुत टफ होती है। मैक्रो में भी अगेन चिल्ड्रन यही चीजें हैं। द फर्स्ट यूनिट इज ऑफ नेशनल इनकम, न्यूमेरिकल, थ्योरी, प्रैक्टिकल से भरा हुआ, आईएससी के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। Thereafter we have money and banking, that is the second unit children. सीबीएसई का सिलेबस इसमें बहुत सेलेक्टिव पढ़ाई करने को बोलता है, बट एग्जाम में सेलेक्टिव कुछ नहीं आता, वहां सब कुछ आता है। Got it? तो सिर्फ किताब के भरोसे मत रहिएगा, जो नोट्स दूंगा, जो पढ़ाऊंगा, ध्यान थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। थर्ड यूनिट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको मैं टाई बोलता हूं। आईएससी में बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन इस साल पूछे गए थे इस यूनिट से। सीबीएसई में इस यूनिट में 12 नंबर की टेस्टिंग होती है, बट इस साल पता नहीं किस इंसान ने, महान आत्मा ने पेपर बनाया था, एक भी क्वेश्चन इस यूनिट से आया ही नहीं। भर भर प्रैक्टिस कराई थी, बच्चे कह रहे थे सर हमारे साथ धोखा हो गया है। मैंने कहा परेशान ना हो, प्राश्चित हो जाएगा, सीयूटी के पेपर में सब आता है। देयर आफ्टर द फोर्थ यूनिट इज सरकार कैसे चलती है, हिसाब किताब कैसे मैनेज होता है, कमाई खर्चा कैसे है। फिफ्थ यूनिट इज इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें भी न्यूमेरिकल आता है चिल्ड्रन। तो ये जो मैक्रो का सिलेबस है, दिस इज सेम फॉर आईएससी एंड सीबीएसई। सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स को सेकंड पार्ट पढ़ना पड़ता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आईएससी के बच्चे पढ़ते हैं क्लास 11th में, और आईएससी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा 40 नंबर का कंटेंट, दैट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन माइक्रो इकोनॉमिक्स। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर टू ऑल? तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस ऐसे बना हुआ है, जो सीबीएसई वाले बच्चे 11th में आधा पढ़ते थे, आईएससी वाले उसको 12th में पढ़ते हैं, और जो आईएससी वाले बच्चे आधा 11th में पढ़ते थे, सीबीएसई वाले उसको 12th में पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, प्लीज आस्क।
तो किसी की कोई भी क्वेरी नहीं है? चलिए, बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स का सिलेबस में अभी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कॉम्पोजिशन पे चिल्ड्रन, दैट इज ब्रिज द गैप। जिन बच्चों के पास शीट है ओपन कर लें, जिनके पास शीट नहीं है जब वो ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो उनको मिल जाएगी, एंड दोज हु आर आउट स्टेशन मैं उनको ये कंटेंट भेज दूंगा। तो सब लोग झटपट इसको ओपन कर लें चिल्ड्रन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। चीजें देखने में काफी चाइल्डिश लग रही होंगी बट उतनी चाइल्डिश है नहीं। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो 11th क्लास में यू हैव बीन टोल्ड कि सबसे पहली जो अप्रोच थी चिल्ड्रन दैट वाज ट्रेडिशनल, जो डेवलप की गई थी कहां पे चिल्ड्रन? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। और दूसरी अप्रोच जो थी दैट वाज मॉडर्न, जो कहां डेवलप की गई थी? अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। जब आप एमबीए करने कल को किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लंदन वगैरह पढ़ने, तो आपको टीचर पर्सनल रियल यही सब पढ़ाएगा। और अगर अमेरिका चले गए केलॉग या वॉटर एंड ऑल, तो टीचर आपको असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस पढ़ाएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। पहला क्लास ऑफ अकाउंट है पर्सनल और दूसरा क्लास ऑफ अकाउंट है इम्पर्सनल। पर्सनल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड एज रियल, गलत जवाब। पर्सनल की तीन कैटेगरीज होती हैं बच्चों। कौन कौन सी कैटेगरी होती है सर इसकी? नेचुरल पर्सनल, जंगल जंगल फूल खिलाया मोगली, ये नहीं। सारे इंडिविजुअल लोग, हम, आप, ये सब क्या हो गए? नेचुरल पर्सनल। बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, आपका स्कूल, यूनिवर्सिटी, बोर्ड्स जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सनल। और 6 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स 11वीं में बताए गए थे। 12th में भर भर के गुजिया में जैसे खोआ होता है वैसे आपको मिलेगा। 11th में आपने पढ़ा था कैपिटल, रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में, फॉलोड बाय ड्रॉइंग्स। उसके बाद पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम एंड प्री रिसीव्ड इनकम। बट अब आपको और भी ढेर सारे मिलेंगे। व्हाट दे आर जब हम सिलेबस पढ़ेंगे बच्चों तब आएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। Then real में we have two classes children. One is called as tangible and other is called as intangible. Tangible की कैटेगरी में आपको सामने चीजें नजर आ रही हैं, जिसको देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, दैट इज टच, फील। क्या हो गया? गलत जवाब, एकदम गलत जवाब। टच एंड साइट, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो टैंजिबल हो गया। फील कर सकते हैं बच्चों, तो इनटैंजिबल। सर समझ गए। घर गए सर, मम्मी ने बेलन हाथ में लिया था, मम्मी का गुस्सा फील कर पा रहे हैं, इनटैंजिबल। जब बेलन चिपकाया गया, टैंजिबल। समझ में आ गई बात? व्हाट इट, इसको बेलन थ्योरी बोलते हैं, काफी कारगर है हिंदुस्तान में। और लड़कों के ऊपर चप्पल थ्योरी चलती है। समझ में आ रहा? कुछ ना समझ में आ रहा, दो चप्पल पड़ती है, सब समझ में आ जाता है। तो चलते हैं आगे। इनटैंजिबल में चिल्ड्रन वी हैव गुडविल, वी हैव पेटेंट। कॉपीराइट का मतलब जानते हैं? यस सर, राइट टू कॉपी आफ्टर ड्यू परमिशन from the original publisher. Then we have trademarks, then we have brand names, then we have franchise, and then we have know-how. ढेर सारे होते हैं, 11th में बेसिक टर्म्स में आपको पढ़ाया गया था। नॉमिनल अकाउंट टॉक्स अबाउट टू थिंग्स चिल्ड्रन, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। और अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो इट इज असेट फॉलोड बाय एक्सपेंस, फॉलोड बाय कैपिटल, फॉलोड बाय लायबिलिटी एंड फॉलोड बाय इनकम्स। कितनी बातें सबको समझ में आ गई? तो जिनके पास शीट है जरा इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपको सीयूईटी में ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच वाज प्रोपोगेटेड फ्रॉम वेयर? अब आप कहेंगे आता तो बहुत कुछ था, 100 में 100 नंबर भी आ गया सीबीएसई आईएससी का बोर्ड का पेपर देकर, बट एकदम आसान सी चीज हमको आती नहीं है, क्योंकि आपने इन डेप्थ स्टडी की ही नहीं है। तो दुनिया को आपके नंबरों में इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया को आपके ज्ञान में इंटरेस्ट है। इसीलिए मैं जब क्लास 12th का सेशन स्टार्ट करता हूं तो पहले ये चीज जरूर पढ़ाता हूं, 11वीं का ज्ञान जो 12वीं में आएगा बहुत ही ज्यादा काम। झटपट लिख लें लोग। चलिए, तो सबने मार्क कर लिया, समझ में आ गया? चलो बच्चों, नेक्स्ट वी प्रोसीड फर्दर। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान था। बिल्कुल बड़ा आसान था, सिर्फ उनके लिए आसान था जिनके 11वीं में अकाउंटेंसी में 100 में 100 नंबर आए हैं। अगर 100 में 100 नंबर नहीं आए तो आसान नहीं था, यही डिफिकल्ट था, क्योंकि गलती यहीं से होती है। डॉक्टर ने अगर गलत दवाई का कॉम्बिनेशन दे दिया, ठीक तो हो जाएंगे बट कुछ दिन बाद फिर से बीमार पड़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली
सबसे पहली कैटेगरी थी चिल्ड्रन पर्सनल और दूसरी कैटेगरी थी बच्चों इम्पर्सनल, जिसको डिवाइड किया आपने रियल एंड नॉमिनल में। खोपड़े में बात गई। पर्सनल अकाउंट में आपके इंडिविजुअल लोग आते हैं, मैं आऊंगा, आप आएंगे, आपके पापा मम्मी आएंगे, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स बेसिकली। सर हमारे घर में एक पेट डॉग भी है, नहीं नहीं वो नहीं आएगा, इज दैट क्लियर, वो रियल की कैटेगरी में जाएगा। देयर आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, आपका स्कूल, सो कॉल्ड आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, बैंक, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन जितने होते हैं वो, या तो इन्हें कुछ मिलेगा इन द बिजनेस एक्टिविटी या ये कुछ देंगे। इन्हें कुछ मिलेगा तो आप इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, रिसीवर, और ये कुछ देंगे तो इन्हें आप क्या बोलेंगे, गिवर। रिसीवर को बेनिफिट होगा एंड गिवर को क्या होगा चिल्ड्रन, सैक्रिफाइस। बेनिफिट को अकाउंटेंसी में क्या बोला जाता है, डेबिट, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड व्हाट इज कॉल्ड एज डेब्रे। और जब भी कोई इंसान या ऑर्गेनाइजेशन कुछ देगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, तो आप मेरी नजरों में रिसीवर हैं और मैं आपकी नजरों में क्या हूं, सर बहुत महान इंसान है। महान इंसान की तो लिखा पढ़ी साइकोलॉजी में होती है, हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, मैं ऐसा दूंगा नहीं, तो लोग कहेंगे बार बार यूपीआई चेक करेंगे, सर आया नहीं सर, सर आया नहीं सर। मान लीजिए इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो तो इसे महज एक इत्तेफाक भी ना माना जाए। तो मैं अगर आपको 100 रुपए दे रहा हूं बच्चों, तो मेरी नजरों में आप कौन हो गए, रिसीवर, और आपकी नजरों में मैं कौन हो गया, महान इंसान के अलावा, गिवर। तो आप बोलेंगे कि हमारे प्रिय सर ने सैक्रिफाइस किया, और मैं बोलूंगा कि मेरे अच्छे बच्चों को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। सैक्रिफाइस का मतलब अकाउंटेंसी में क्या होता है बच्चों, क्रेडिट, एंड सो कॉल्ड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म क्रेडरे। तो अब डेबिट में डी आर यहां से आता है बच्चों, और क्रेडिट में सी आर यहां से आता है। कुछ बच्चे बोलते थे सर क्रेडिट में सी आर यहां से आता है, एकदम बकवास, तो डेबिट में तो डे होना चाहिए, आर होना ही नहीं चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो काफी बच्चों ने ये बात शायद आज पहली बार सुनी होगी। आगे चलते हैं। रियल अकाउंट, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, स्टॉक हो गया। मैं परचेज सेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं। कार हो गई, मोटर व्हीकल हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। जब आप खरीदेंगे तो ये चीजें आपके बिजनेस में चिल्ड्रन आएंगी, तो क्या बोलेंगे आप, व्हाट कम्स इन। चीजें आएंगी तो आपके बिजनेस को बेनिफिट होगा। ये चीजें पुरानी हो गई तो जाएंगी वापस, या आपने जब इनको खरीदा तो पैसा दिया, तो जब ये चीजें जाएंगी बच्चों, इट इंडिकेट्स थिंग्स आर गोइंग आउट। जा रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, एंड सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज क्रेडिट। चीजें आ रही हैं तो इट इज अ बेनिफिट, बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज डेबिट। अगेन चिल्ड्रन लॉजिक यही लग रहा है जो यहां पे आपने देखा। तो आई वांट कि आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम नॉमिनल अकाउंट पे चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स विद चिल्ड्रन एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एक्सपेंस का मतलब आपने सेवाएं प्राप्त की हैं, यू गॉट द सर्विसेज, तो अल्टीमेटली इट इज योर बेनिफिट, एंड बेनिफिट इज रिप्रेजेंटेड इन अकाउंटेंसी एज व्हाट, ड्रेबरे, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण और ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एज डेबिट। इनकम का मतलब आपने किसी को सर्विस दी, जैसे मैं सर्विस दे रहा हूं किसी को, उसके ऑफिस में नौकरी कर रहा हूं, तो मैं अपनी सेवाएं दूंगा तो बदले में पैसे मिलेंगे, इनकम मिलेगी। तो इनकम शब्द का मतलब होता है सर्विसेज गिवन। तो जब हम सर्विस किसी को देंगे बच्चों, इट्स अ सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रेडिट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि डेबिट का अल्टीमेटली जो मीनिंग होता है दैट इज बेनिफिट बच्चों, और क्रेडिट का जो मीनिंग होता है दैट इज सैक्रिफाइस। ये बात सबको भली बात याद हो जानी चाहिए। कभी भी जर्नल एंट्री अगर आपको बनानी पड़े और आप कहीं फंस जाएं कि मैं किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करूं, तो ये बातें ध्यान रखिएगा बस। डेबिट इज फॉर बेनिफिट एंड क्रेडिट इज फॉर सैक्रिफाइस। बेनिफिट का लैटिन कंटेंट क्या है, ड्रेबरे, और सैक्रिफाइस का लैटिन कंटेंट क्या है चिल्ड्रन, क्रेडिट। समझ गए इन बातों को? आते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच का मतलब ही नहीं जीन्स और टी शर्ट पहन के अप्रोच लिखी गई थी। जब भी आपके पास असेट्स आएंगे चिल्ड्रन, इट विल लीड टू एन इंक्रीज। फर्नीचर आया, फैक्ट्री में नई मशीन आई, नई कार खरीदी गई, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपको क्या देंगी, बेनिफिट। और बेनिफिट को आप अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, डेबिट।
और जब ये चीजें जाएंगी बच्चों तो आपको क्या होगा? सैक्रिफाइस, एंड सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट। समझ में आ गया? आप अपने नौकर को सैलरी देंगे, आप अपने लैंडलॉर्ड को रेंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बिल पे करेंगे, टेलीफोन डिपार्टमेंट को बिल पे करेंगे, तो अल्टीमेटली इनको फालतू में तो पैसे देंगे नहीं आप। आपने इन सब से सर्विसेज बच्चों ली हैं या दी हैं? ली हैं। जब सर्विसेज आपको मिली तो इट इंडिकेट्स व्हाट? बेनिफिट, एंड बेनिफिट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेबिट। अब बच्चों को नजर आ रहा होगा सर यहां डेबिट द इंक्रीज है, इसका रिवर्स क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इसका रिवर्स बच्चों नॉट एप्लीकेबल होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। मैंने ऑफिस में अपने एक नौकर रखा जिसकी सैलरी 25,000 रुपए महीना थी और मैंने उसको दे दी, तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू कैश, अगर कैश दिया और बैंक में ट्रांसफर हुआ तो टू बैंक। अब वो नौकर नौकरी छोड़ के चला गया। क्यों चला गया? उसका सिलेक्शन हो गया पुलिस में, तो उसको लग रहा है रिश्वत मिल जाएगी सर के यहाँ, तो रिश्वत मिलेगी नहीं। मैंने दूसरा नौकर रखा और इसकी सैलरी थी सिर्फ 20,000। क्या बच्चों मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हो गया? जब 25 दे रहा था, सो कॉल्ड मटेरियलिटी प्रिंसिपल 25 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। जब 20 दे रहा हूं तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल 20 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो 5 का जो रिडक्शन है दैट इज इमटेरियल, दैट इज नॉट एप्लीकेबल, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। समझ में आ गया? तो एक्सपेंस में वन साइडेड रूल चलता है, डेबिट द इंक्रीज। ओनर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो आप उसे किस नाम से पहचानेंगे बच्चों? कैपिटल। और आउटसाइडर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो आप उसे किस नाम से पहचानेंगे? लायबिलिटी। जब ये कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनका सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ेगा। आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक का त्याग, सैक्रिफाइस बढ़ गया, एंड सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज व्हाट? क्रेडिट। जब आपने बैंक को लोन वापस किया, अपने सप्लायर को सामान वापस कर दिया, उसको पैसे दे दिए, या एज ओनर अपने बिजनेस से कुछ निकाला, तो जब ये लोग बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो इनका त्याग बढ़ रहा था। अब इनको वापस चीजें मिल रही तो इनका त्याग कम हो रहा है। कम हो रहा है तो इन्हें क्या हो रहा है चिल्ड्रन? बेनिफिट, एंड बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? डेबिट। इनकम्स का मतलब होता है कि आपने कुछ लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को सर्विस दी है। जब सर्विस देंगे तो आपके बिहाफ पे क्या होगा चिल्ड्रन? सैक्रिफाइस, एंड सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट। सो झटपट इसको अपडेट कर लें फास्ट। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, किसी जमाने में आपने कंटेंट पढ़ा था टाइटल्ड एज अक्रूवल बेसिस एंड चिल्ड्रन कैश बेसिस। वेरी गुड। जब हम अक्रूवल बेसिस की बात करते हैं तो वी आर कंसर्न्ड ओनली विद टू थिंग्स, और कौन सी वो दो चीजें होती हैं चिल्ड्रन? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। और जब कैश बेसिस की बात करते हैं बच्चों तो वी आर कंसर्न्ड विद अनदर टू थिंग्स। कौन सी टू थिंग्स? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। कैश बेसिस आपको ये तो बता देगा कि कैश बैलेंस आपकी जेब में कितना है, बट आपको प्रॉफिट लॉस कभी नहीं बता पाएगा। वेयर एज अक्रूवल बेसिस बच्चों ये बता देगा कि आपका प्रॉफिट लॉस कितना है, बट जेब में पैसे कितने हैं, क्या ये आपको अक्रूवल बेसिस बताएगा? नहीं बताएगा। तो दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। पापा मम्मी भी जीवन में इंपॉर्टेंट है और भाई बहन भी इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदारी पापा मम्मी निभाएंगे, भाई बहन नहीं निभाएंगे। समझना क्या? अपने थोड़े बहुत सीक्रेट भाई बहन के साथ शेयर कर सकते हैं, पापा मम्मी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे सर 100 रुपए मम्मी के पर्स से पार कर दिए तो भाई बहन के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो साथ में मोमोज और आइसक्रीम खाए थे आपके, बट पापा मम्मी के साथ शेयर कर सकते हैं क्या? चप्पल खानी तो अवश्य शेयर करें। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बड़ी दीदी को मम्मी कोई जिम्मेदारी घर की दे गई थी, वो निभाई नहीं उसको, तो किसको आप कंप्लेन करेंगी? बड़ी दीदी को। ये मम्मी को बताना है ताकि मम्मी से सुताई हो जाए उनकी ठीक से। तो जैसे पापा मम्मी अक्रूवल बेसिस और भाई बहन क्या हो गए? कैश बेसिस। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? वही चीज यहां पे भी है। अगर मेरा बिजनेस है और मेरे को ये पता लगाना है कि मेरी जेब में पैसे एक पर्टिकुलर डे पे कितने हैं, तो मैं कैश बुक बनाऊंगा वेयर आई विल बी रिकॉर्डिंग ओनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, दैट्स इट। उधार में गुड्स खरीदे तो वो एक्सपेंस जरूर है बच्चों, बट इट इज नॉट अ पेमेंट। बट पैसा दे के अगर गुड्स खरीदे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, पैसा दे के गुड्स खरीदे तो वो पेमेंट भी है एज वेल एज एक्सपेंस भी है।
तो बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को इन बातों को समझने में। 90% बच्चा सोचता है कि रिसिप्ट और इनकम एक ही चीज होती है और एक्सपेंस और पेमेंट एक ही चीज। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा इलेक्ट्रिक बिल 40,000 रुपए का आज सवेरे आ गया, क्योंकि मैंने इतने की इलेक्ट्रिसिटी यूज की। सर इतना ज्यादा कटिया की कोई व्यवस्था नहीं थी ना, इसलिए 40,000 इलेक्ट्रिक बिल अभी पे तो किया नहीं, बट स्टिल इट इज व्हाट चिल्ड्रन, एन एक्सपेंस। कल जाके मैंने 35,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जमा करा दिए और बोला 5,000 अगले महीने दूंगा, तो माई पेमेंट इज ओनली ₹35। और सर रिमेनिंग 5 भी कुछ होगा पे करना बाकी है, जिसे आप बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि रिसिप्ट और इनकम अलग अलग चीज है, पेमेंट एंड एक्सपेंस अलग अलग चीज है, तब तक आपको कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस समझ में नहीं आएगा और आप हमेशा जर्नल एंट्री में गलतियां करते रहेंगे। तो सैलरी ड्यू की एंट्री अलग है, सैलरी पेड की एंट्री अलग है। बट जिन बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता वो एक ही जैसी एंट्री करके आ जाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। एनी इनफ्लो ऑफ मनी ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और डिपॉजिट इन बैंक, इसे आप क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। वेरी गुड। बट क्या ये आपकी इनकम हो ऐसा जरूरी है? नो मैंने 5 लाख रुपए में गुड्स बेचे, आई रिपीट 5 लाख में गुड्स बेचे, कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। 2,000 रुपए मेरे को इंटरेस्ट मिला, 20,000 मेरे को रेंट मिला, 4,000 मेरे को कमीशन मिली। ये सारी की सारी बच्चों रिसिप्ट्स भी है एज वेल एज इनकम भी है। अब मैंने 10 लाख का लोन ले लिया बैंक से, पैसा आया, इट इज अ रिसिप्ट, यस और नो? विजय माल्या की बात नहीं करेंगे, क्या ये इनकम है बच्चों? विजय माल्या के टीचर ने बताया था बेटा रिसिप्ट और इनकम एक ही चीज होती है, जो पैसा आया वो अपनी इनकम है, वापस तो करना है ही नहीं। तो अगर आप एग्जाम में रिसिप्ट और इनकम को एक ही समझते हैं तो टीचर मान लेगा कि आप विजय माल्या के खानदान के हैं और तुरंत पुलिस आपके घर आ जाएगी। तो अगर आप जेल नहीं जाना चाहते तो इस डिफरेंस को समझ लीजिए। समझ में आ गया? मे नॉट ऑलवेज मीन एन इनकम, इनकम हो भी सकती है और नहीं भी। तो लोन लिया इज नॉट एन इनकम बट अ रिसिप्ट। आई रिपीट, लोन लिया रिसिप्ट है बट इनकम नहीं है। बट बच्चों अगर सो कॉल्ड आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, आपने रेंट रिसीव किया, आपने कमीशन रिसीव की, तो इनकम भी है एज वेल एज रिसिप्ट भी है। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? चलिए, कैश या बैंक हमेशा रिसिप्ट की एंट्री में क्या होंगे बच्चों? डेबिट। रियल अकाउंट का रूल आपको पता होगा, तो यहां पे एक कहानी भी लिख लीजिए, कैश अकाउंट ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 डॉट। अब सर डॉट 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 क्यों लिखवाया? भाई लोन हो सकता है, डेटर से पैसा मिला वो हो सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, रेंट मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो आई होप सो सबको रिसिप्ट की कहानी समझ में आ गई। पेमेंट पे चलते हैं बच्चों। एनी आउटफ्लो ऑफ मनी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक बिल पे किया, सैलरी पे की, रेंट पे किया, ये एक्सपेंस भी है एज वेल एज पेमेंट भी है। क्रेडिटर को पैसा दिया जो गुड्स उधार में खरीदे थे, बैंक वालों को लोन का पैसा वापस कर दिया, पेमेंट है बच्चों, बट इज इट एन एक्सपेंस? नो। तो एवरी पेमेंट मे नॉट ऑलवेज मीन एन एक्सपेंस, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट जब भी पैसा जाएगा हमेशा कैश या बैंक किस साइड पे जर्नल एंट्री में बच्चों आपको नजर आएंगे? जवाब है क्रेडिट साइड पे। तो कभी भी बच्चों एंट्री आए जहां पे रिसिप्ट, रिसीव्ड ये सब शब्द नजर आ रहे हो, पेमेंट, पेड ये सब शब्द नजर आ रहे हो, और आप अगर गलती ना करना चाहें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अल्टीमेटली कैश और बैंक को क्या करेंगे यहां पे बच्चों? डेबिट, और पेमेंट के केस में क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आपके घर में गेस्ट आए तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट मम्मी उनसे पूछेंगी कुछ मीठा हो जाए। अब आपको बोला जाओ जरा मीठा ले आओ, कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है तो क्या आप गुड़ और चीनी ले आएंगे? मिठाई ही लेके आएंगे। समझ में आ गया? और अगर डायबिटिक अंकल आंटी आ गए ऐसा जरूर लेके आएंगे ताकि इनकी आखिरी विजिट हो आज। समझ में आ गया? पक्का? चलिए भाई आगे चलते हैं, ऐसा काम मत करिएगा, आप तो जेल में जाएंगे जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड पे है। समझ में आ गया? तो जब घर में गेस्ट आए, मेरे जैसे आए तो फेरेरो रोशर, और अगर नॉर्मल टाइप आए तो गुड़, और बस गुड़ ही सर बहुत है, चीनी भी थोड़ा स्टैंडर्डाइज लगता है। चलिए, इनकम।
आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंक्रीज हो गया। पिछले साल आपकी वेल्थ 100 करोड़ थी, इस साल 105 करोड़ हो गई। सर कैसा बढ़ गया ये वेल्थ? अली बाबा 40 चोर मूवी तो हमने देखी नहीं। इंटरेस्ट मिला साल भर में, रेंट मिला, कमीशन मिली, गुड्स बेच के पैसा कमाया। इट इज ऑल व्हाट चिल्ड्रन? इनकम। मनी शब्द क्या है बीच में बच्चों? माइट इनफ्लो, पैसा आ भी सकता है और नहीं भी। मेरे किराएदार ने रेंट दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। किराएदार कह रहा है अभी माली हालत खराब चल रही है, रेंट कुछ दिन बाद देंगे, तो एंट्री होगी अक्रूड रेंट टू रेंट। तो कैश डेबिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां पे भी बच्चों आप एक कहानी लिख लें, डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू इनकम। समझ में आ गई कहानी बच्चों? एंड सिमिलरली चिल्ड्रन, फाइनेंशियल स्टेटस डिक्रीज हो गया बिजनेस का, पैसा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। सर मतलब रेंट पे कर दिया तो एंट्री रेंट टू कैश, बट अभी जेब में पैसे नहीं है रेंट पे करने के, तो इट इज आउटस्टैंडिंग। तब रेंट अकाउंट डेबिट तो होगा, बट टू कैश की जगह टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। तो अगेन बच्चों यहां पे भी एक जर्नल एंट्री लिख लें आप, इट इज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 डॉट। तो ये चार बातें एकदम आपको सुपर क्लियर हो गई। हमेशा रिसिप्ट की एंट्री में कैश और बैंक डेबिट, और पेमेंट वाली में क्या होगा चलन? ये क्रेडिट। दूसरी साइड पे कुछ भी हो सकता है। एक्सपेंस और इनकम की एंट्री में बच्चों, एक्सपेंस हमेशा डेबिट और इनकम हमेशा क्रेडिट, दूसरी साइड पे कुछ भी हो सकता है। ये चार ब्रह्मास्त्र अगर दिमाग पे रखेंगे तो मैं चैलेंज देता हूं कभी गड़बड़ी होगी नहीं। फिजिक्स पढ़ी होगी बच्चों ने क्लास 7th 8th 9th में। तीन वायर्स होती है सर्किट में जनरली, एक अर्थिंग होती है, एक लाइव वायर होती है और एक न्यूट्रल वायर होती है। तो अर्थिंग का वायर क्यों लगाया जाता है? ताकि अगर कुछ शॉर्ट सर्किट या करंट का प्रॉब्लम हो और आप मरे ना, तो करंट कहां पे एब्जॉर्ब हो जाए जाके? अर्थ में। बट कभी कभी घर में अर्थिंग खराब हो जाती है तो करंट हम ही को लग जाता है। इज दैट क्लियर? और लाइव वायर एक होती है जिसमें करंट दौड़ता रहता है। सर न्यूट्रल की क्या जरूरत है? पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ी फिजिक्स की बात है, उसमें काम आएगा। बहरहाल मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। लाइव वायर का कलर हमेशा कौन सा होता था चिल्ड्रन? रेड। न्यूट्रल का जनरली ब्लैक, और अर्थिंग का ग्रीन। ये स्टैंडर्ड है और पूरे दुनिया में स्टैंडर्ड चलता है। बट जनरली आपके घर में वायरिंग हो रही थी, मान लीजिए इतना सा वायर कम पड़ गया, 1 फीट का वायर कम पड़ गया, स्पेशली जाएंगे पूरा रोल खरीदेंगे? नो। तो आपका बिजली मिस्त्री क्या कहेगा? लाइव वायर कम पड़ रहा है, यही काला वाला लगा देते हैं, इसके ऊपर रेड टेप लगा देंगे, ताकि कल को याद रहेगी ये कौन सा है? रेड। तो यही स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी का चल रहा है। जब भी कभी भी रिसिप्ट हो, कैश और बैंक को क्या करना है? डेबिट। पेमेंट होगा तो क्या करना है बच्चों? क्रेडिट। इनकम जब भी होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और एक्सपेंस जब भी होगा क्या करेंगे? डेबिट। दूसरी तरफ अकाउंट डिपेंड करेगा कौन सा लिखना है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? तो जो मैंने अभी अभी आपको थ्योरेटिकली बताया, ये है उसका प्रैक्टिकल कॉम्पोजिशन। बिजनेस में बच्चों कैश कंट्रीब्यूट हुआ तो मनी इज कमिंग इन, इट्स अ रिसिप्ट, यस और नो? सिंपल एज दैट। और कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है दैट ओनर इज द गिवर। फिर आपने बच्चों जब लोन लिया, अगेन मनी इज कमिंग इन, इट इज अ रिसिप्ट, और जिसने लोन दिया दैट पर्सन इज अ गिवर। और अभी मैंने आपको एक ज्ञान दिया था, हमेशा कैश और बैंक क्या होगा बच्चों? डेबिट होगा। देखिए इन दोनों एंट्रीज में बच्चों कैश और बैंक डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्का? रेंट मिल गया, कैश आ रहा है बच्चों, तो इट्स अ रिसिप्ट। रेंट इज व्हाट फॉर अस चिल्ड्रन? इनकम। तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट। रेंट मिलना बाकी है तो यहां पे अक्रूड रेंट असेट हो गया, और रेंट क्या है चिल्ड्रन? इनकम। ऊपर देखिए मैंने आपको क्या ज्ञान दिया था, कैश और बैंक मे बी डेबिटेड। मे बी का मतलब सर, मे बी का मतलब है यहां पे देखिए डेबिट हुआ बच्चों, बट क्या यहां पे डेबिट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो इज दैट अंडरस्टूड? तो जो थियोरेटिकली लिखा है उसी को प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहे हैं। अब आपने बैंक से या बिजनेस से पैसा निकाला, तो पैसा बिजनेस के अंदर आएगा या बिजनेस के बाहर जाएगा? जाएगा। तो इट्स अ पेमेंट चिल्ड्रन, कैश को क्रेडिट कर दिया। लोन रीपे किया, अगेन इट्स अ पेमेंट। और यहां पे क्या ज्ञान दिया मैंने आपको? कैश एंड बैंक विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड।
ध्यान से सुनिएगा, कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है बच्चों और यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है, मैच कर गई ये वाली बात हमारी, पक्का। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप याद रखेंगे तो कभी आप कोई गलती करेंगे ही नहीं। तो कभी भी अर्थिंग के वायर को छूने से पहले आपको टेंशन नहीं लेना है, बट लाइव वायर को छूने से पहले हमेशा टेंशन लेना है। आपने छुआ तार और घर में चढ़ गया आपकी फोटो पे हार। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब बातें बहुत ध्यान देने लायक है, जनरली स्टूडेंट्स इस पे ध्यान देते नहीं है, तो इसीलिए ब्रिज द गैप बहुत जरूरी होता है पढ़ाना। चलिए, रेंट पे कर दिया बच्चों, तो व्हाट इज रेंट फॉर अस? एक्सपेंस। पैसा जा रहा है कि आ रहा है बच्चों? जा रहा है। बट अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है चिल्ड्रन, तो वेजेस इज कॉल्ड एज एन एक्सपेंस, वेयर एज आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है बच्चों? लाइबिलिटी। और मैंने आपको यहां पे ज्ञान क्या दिया था? कैश और बैंक में बी क्रेडिटेड। देखिए यहां पे क्रेडिट हुआ, बट क्या यहां पे क्रेडिट हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। समझ में आ गई बात? तो जब भी आप बाजार में कॉटन का कपड़ा खरीदें तो दुकानदार से बात पूछ जरूर लें, भैया श्रिंक तो नहीं करेगा? बट अगर नायलॉन लिया है, सिल्क लिया है, वुलन लिया है, मिक्स फैब्रिक है, तो क्या आपको ये बेवकूफी भरा प्रश्न करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये कपड़ा श्रिंक नहीं करता। क्यों नहीं करता सर? नाराज नहीं होता ना पहनने वाले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, फैब्रिक की क्वालिटी है। जैसे मेरे एक दोस्त ने आईफोन खरीदा, दूसरे ने उससे पूछा कौन सी कंपनी का है, तो मैंने बोला रीबॉक का ही होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, आईफोन तो एप्पल ही बनाता है, कोई दूसरा नहीं बनाता। तो अगर रेंट पेड की एंट्री है तो डेफिनेट है कि कैश तो जाएगा ही जाएगा, बट अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये कैश का जाना डेफिनेट नहीं है। तो ये ज्ञान सबको भली भांति क्लियर हो गया बच्चों? चलिए चलते हैं आगे। मीनिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस। जब भी चिल्ड्रन हम लेजर बनाते थे, दो साइड्स हर लेजर में होती थी, एक होती थी डेबिट साइड और एक होती थी क्रेडिट साइड। जब भी आपका डेबिट टोटल ज्यादा होता था, अपने दिमाग में कैश बुक ले आइएगा, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे आप? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फिर दोनों साइड टोटल करते थे, दो लाइन ड्रॉ करते थे, किस लिए? लीकेज ना हो जाए, नो नो नो, कि उस साल के अकाउंट्स एकदम क्लोज हो गए। और डेबिट साइड में क्या लिखा करते थे हम लोग? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरह के अकाउंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? डेबिट बैलेंस। और ऐसी दो प्रजातियां होती हैं, एक असेट और एक्सपेंस। सिमिलरली चिल्ड्रन, अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो यहां पे आप डेबिट साइड में, यहां पे आप कैपिटल अकाउंट दिमाग में ले आइए, क्या लिखते थे? टू बैलेंस कैरेट डाउन, टोटल करते थे। और क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे चिल्ड्रन? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसे अकाउंट्स बोले जाते थे हैविंग विच टाइप ऑफ बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। और ऐसा तीन जगह आपको मिलता था। कहां पे बच्चों? कैपिटल, लाइबिलिटी एंड इनकम। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आपने पोएम सुनी होगी, एकला चलो रे, तो ये वहीं से आया है, एकली चलो रे। व्हाट इट वोवल्स पढ़े होंगे, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू में बच्चों ए पूरा है, ई पूरा है, आई पूरा है, ओ को आधा कर दिया तो क्या बन गया? सी। और यू को आधा कर दिया तो क्या बन गया? एल। समझ में आ गया? लल्लू तो नहीं बने आप? चलिए, तो समझ में आ गया वोवल्स का ज्ञान कैसे आया दुनिया में? किसी अकाउंटेंट ने शायद बनाया होगा इसको। चलिए डन दिस, चलते हैं आगे। एग्जाम्पल भी है आपके सामने चिल्ड्रन। फर्नीचर में ब्रॉट डाउन किधर को नजर आ रहा है बच्चों? डेबिट साइड। और कैपिटल में ब्रॉट डाउन किधर को नजर आ रहा है? क्रेडिट साइड। तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट बैलेंस है और कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये सब चीजें बहुत अति आवश्यक हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, नहीं तो 12वीं की अकाउंटेंसी जाती है सिर के ऊपर से पूरी की पूरी। चलते हैं आगे बच्चों। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था आपके सिलेबस के बारे में, जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि सो कॉल्ड अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, तो हमारा ये एक आखिरी चैप्टर आया था ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए वही चीज यहाँ पे अब स्टार्ट होने वाली है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 11th और 12th के सिलेबस के नेचर में क्या फर्क है। बचपन में आपने खाना खाया पेट भरने के लिए, बट अब खाना खाते हैं मन भरने के लिए। समझ में आया? तो पहले फिजियोलॉजी थी, अब साइकोलॉजी है। 11th क्लास में आपने जो अकाउंटेंसी पढ़ी, दैट वाज बेसिक कॉन्सेप्ट। जर्नल होता क्या है, लेजर होता क्या है, बनता कैसे है, ट्रायल बैलेंस, तो घर सबका होता है, दैट वाज क्लास 11th की अकाउंटेंसी। मेरे घर में डिफरेंट क्या होगा, ये क्लास 12th की अकाउंटेंसी है। तो एक लाइन में अगर बोलूं
11th क्लास में आपको अकाउंटेंसी का ग्रामर पढ़ाया गया था, इंग्लिश लैंग्वेज। 12th क्लास में अकाउंटेंसी का लिटरेचर पढ़ाया जाता है। तो लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, लिटरेचर उतनी बढ़िया होगी। तो अगर मेरी लैंग्वेज अच्छी है, हिंदी या इंग्लिश, तो मेरी पोइट्री राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरी स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बट अगर भाषा ही नहीं आती बच्चों, तो क्या आप स्टोरी लिख पाएंगे, पोइट्री लिख पाएंगे? कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आपको एक फेमस ड्रेस डिजाइनर बनना है, तो आपकी ड्राइंग आर्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट बनना है, तो आपके अंदर इनोवेटिव डिस्कवरी करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनना है, आपको बहुत अच्छा एथलीट बनना है, रनर बहुत अच्छे बनना चाहते हैं, तो सो कॉल्ड आपके अंदर स्टैमिना और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो स्टैमिना और स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगा? ये क्लास 11th की अकाउंटेंसी दी। दौड़ने कहां जा रहे हैं? अगर रशिया में दौड़ने जा रहे हैं, तो लद्दाख में जाके ट्रेनिंग करिए। समझना क्या? अफगानिस्तान या यूएई में अगर सो कॉल्ड नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो राजस्थान में रिहर्सल करिए जाके। सर ऐसा क्यों? भाई अफगानिस्तान तो गर्म देश है, तो उस एटमॉस्फेयर में आपकी रनिंग कैसी होगी? तो 11th क्लास में यू स्टडीड द अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप चिल्ड्रन। 12th क्लास में आपको अकाउंटिंग किसकी पढ़ाई जाएगी? पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बस सर खत्म अकाउंटेंसी? नहीं भैया, अभी तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज नॉर्मल वाली हैं। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी भी अकाउंटिंग बची है, ये पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में जाके। पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो अकाउंटिंग क्या होती है? दैट इज द कोर्स ऑफ क्लास 12th। बट कंपनी डिसॉल्व होगी तो अकाउंटिंग क्या होती है? वो कहां पढ़ेंगे आप? क्लास 12th में पढ़ेंगे। नहीं, कहां पढ़ेंगे? ग्रेजुएशन में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो चिल्ड्रन, या पार्टनरशिप हो, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, ऑल थ्री ऑफ देम प्रिपेयर व्हाट? जर्नल, और जर्नल प्रॉपर विद सब्सिडरी बुक्स। इसके बाद क्या बनता था? लेजर। और लेजर के बाद क्या बनता था? ट्रायल बैलेंस। हर बिजनेसमैन ये बनाता है, मैं भी बनाता हूं। देयर आफ्टर वी यूज टू प्रिपेयर व्हाट चिल्ड्रन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ध्यान देने वाली बात है, अगर सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप है, तो सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो 11th के सिलेबस से 15 साल पहले कट चुका है। उसके बाद क्या बनाया जाएगा बच्चों? ट्रेडिंग एनपीएल, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? बैलेंस शीट। बट क्योंकि हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हम, आप, आपके दोस्त यार सब पार्टनर हैं, क्या सारा प्रॉफिट मेरे को मिलेगा? सर आप लेके देखिए, प्रॉफिट बताते हैं फिर हम। सारा प्रॉफिट मेरे को नहीं मिलेगा, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिकॉज हमारा बिजनेस कौन सा है बच्चों? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट की हिस्सा बांटी के लिए एक अकाउंट बनता है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब मैं आपको बता दूंगा, डिवीजन होता है, परेशान मत होइएगा। उसके बाद किस पार्टनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा है, हाउ मच पार्टनर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, वो फाइनली ईयर एंड में अगर फर्म छोड़ता है तो पैसा दे के जाएगा या पैसा लेके जाएगा। ये हिसाब किताब कहां से लगाया जाएगा बच्चों? पर्सनल अकाउंट से। और उसके बाद आपको पढ़ाई जाएगी पार्टनरशिप में बैलेंस शीट। तो जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अपने फंडामेंटल्स चैप्टर की बच्चों, इस फंडामेंटल्स चैप्टर में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। बट ना आईएससी ना सीबीएसई, ये बोर्ड एग्जाम में टेस्ट नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में फंडामेंटल चैप्टर में सिर्फ दो चीजें टेस्ट होती हैं, वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड अदर इज व्हाट? पर्सनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। समझ में आ गया? बट आपको पढ़ना सब पड़ेगा समझने के लिए। देयर आफ्टर अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की बात करें, तो ट्रेडिंग पीएल एंड मैन्युफैक्चरिंग की जगह विद इफेक्ट फ्रॉम 30th अगस्त 2013 हम ट्रेडिंग पीएल बनाना भूल चुके हैं। वी प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड एज बच्चों स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सर फर्क क्या होता है? सब कुछ आज ही बता दूंगा तो सीक्रेट क्या रह जाएगा? व्हाट इट क्लियर? क्यों ऐसा है, क्यों इसको बनाया जाता है, सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको समरी देता हूं। इंडिया में आपको सो कॉल्ड न्यू दिल्ली में एक बड़ा बढ़िया छोले भटूरे का स्टोर मिलता है, नाथूस करके। जैसे मैकडोनल्ड होता है, पिज्जा हट होता है, डोमिनोज, वैसे ही अगर ये स्टोर आपको न्यूयॉर्क में भी मिल जाए, इसके बगल में मैकडोनल्ड्स भी है, तो आप अपनी न्यूयॉर्क की विजिट पे कहां पे पेट भरेंगे? नाथूस फ्रॉम इंडिया और मैकडोनल्ड्स ऑफ यूएस। नाथूस फ्रॉम इंडिया। इसीलिए मैकडोनल्ड और डोमिनोज इंडिया में आए।
कि इंडियंस के भी टेस्ट को बर्बाद करेंगे और हमारे जो फॉरेन विजिटर्स इंडिया आते हैं उनको उनके खाने के लायक कूड़ा कबाड़ मिल जाए। समझ में आ गई बात? तो हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस थोड़ी सी डिफरेंट हुआ करती थी विदेशी कंपनियों के कंपैरिजन में। तो उसको एट पार लाने के लिए, ताकि कोई बदमाशी ना कर पाए, हमने अपने कंपनीज लॉ में चेंज किया। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया कि हम इंटरवीन कर पाए उन स्टेट्स में, वैसे ही चल रहे हैं। तो 30 अगस्त 2013 के बाद से इंडिया में कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल अब प्रिपेयर नहीं करती। रादर इन दोनों की जगह वो क्या प्रिपेयर करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। देयर आफ्टर दे प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन। बच्चे बोलेंगे सर कंपनी में प्रॉफिट किसके बीच में बटेगा? भाई जो लोग कंपनी में शेयर खरीदते हैं, पैसा देते हैं, हु आर दे चिल्ड्रन? शेयर होल्डर। आपके पापा ने रिलायंस का शेयर खरीदा है, मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा है, मुकेश अंबानी ने सबसे ज्यादा खरीदे हैं। तो इसलिए वो कुर्सी पे बैठ के मैनेज भी करते हैं, डिविडेंड भी कमाते हैं। हम और आपके पापा सिर्फ डिविडेंड कमाते हैं बट मैनेज नहीं कर सकते। सर क्या किया जाए कि हमारे पापा भी मैनेज कर लें? कोई बड़ी बात नहीं है, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपके पापा भी मैनेज कर लेंगे। समझ में आ गई बात? देयर आफ्टर वी प्रिपेयर चिल्ड्रन बैलेंस शीट, और उसके बाद क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ गया? तो ये होती है पूरी अकाउंटिंग साइकिल। तो वही ट्रेडिंग पीएल जो 11th में पढ़ा था फिर से पढ़ना है 12th में, बट टर्म्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। तो पहले हमने गेहूं काटी फसल और थोड़ा सा सो कॉल्ड मोटा दाना रखा और उसको बोल दिया दलिया। वो क्लास 11 में पढ़ाया था। थोड़ा और पीस दिया तो आटा बन गया, और पीस दिया तो मैदा बन गया। दैट आटा इज योर पार्टनरशिप फर्म एंड मैदा इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। टेस्ट में, फॉर्मेशन में, अपीयरेंस में डिफरेंस है, बट अल्टीमेट लॉजिक इज सेम। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक किसी की कोई क्वेरी चिल्ड्रन? चलिए ये इंफॉर्मेशन जरूर नोट डाउन कर लें सब लोग। जर्नल तो सबने पढ़ा था 11th क्लास में। टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज की अगर बात की जाए तो मैं आपको एक 11th क्लास का पहले कॉम्पोजिशन दिखा दूं बच्चों, जिससे आपके लिए 12th क्लास में चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा और आप जान जाएंगे कि हम अल्टीमेटली क्या बात कर रहे हैं। सब्सिडरी बुक्स जैसा चैप्टर आपको याद आ रहा होगा बच्चों? याद आ रहा है? स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो गया होगा शायद आपके सामने। क्यों बनाते थे सब्सिडरी बुक्स? जब घर में लोग ढेर सारे हो जाते हैं और घर छोटा पड़ने लग जाता है तो और फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ताकि सब ठीक से रहें, नहीं तो एक ही जगह लड़ते रहेंगे, लड़ाई के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। तो बच्चों यहां पे मैंने आपको ये ज्ञान दिया था। पहली कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एज व्हाट? कैश ट्रांजैक्शंस। और ये कहां पे रिकॉर्ड होते थे? कैश बुक में। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस वर कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये परचेज बुक, सेल बुक आपने पढ़ी होगी। थर्ड कैटेगरी 90% बच्चों को पता ही नहीं होता ये है क्या। इट इज नॉनसेंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ये अपीयर कहां पे करते थे बच्चों? जर्नल प्रॉपर में। और मैंने यहां पे इन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया है। सबसे पहला क्या नजर आ रहा होगा आपको? एडजस्टिंग एंट्री। देन चिल्ड्रन ओपनिंग एंट्री। देयर आफ्टर, ये आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, 12th क्लास में फिर से पढ़ेंगे। 5% ऑफ योर सिलेबस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस। कुछ बच्चों को मैं बोल बोल के थक गया, बेटा रेक्टिफिकेशन पढ़ लो ध्यान से, क्योंकि क्लास 12th में पार्टनरशिप के पहले चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से 4 नंबर का क्वेश्चन आईएससी और सीबीएसई में 101% आएगा। तो जिन्होंने 11वीं में रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ा वो थोड़ा ध्यान ज्यादा देंगे चैप्टर पे। देयर आफ्टर वी हैव चिल्ड्रन ट्रांसफर एंट्री एंड वी हैव क्लोजिंग। तो मैं आपको कंफ्यूज एकदम लीस्ट करूंगा और ये बताऊंगा कि मेनी अ टाइम्स आपकी ट्रांसफर और क्लोजिंग एंट्री सेम ही होती है, आगे चल के फर्क आ जाएगा। तो 3 बातें याद रखिएगा बच्चों, एडजस्टिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। याद आ गई बातें? चलिए तो चलते हैं आगे बच्चों। बिजनेस नया है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और एंट्री क्या पास करते थे चलन? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर ये क्या हो गया आपको? मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं कि साल भर आपने ढेर सारे ट्रांजैक्शंस किए। ट्रांजैक्शंस करने के बाद एंड रिजल्ट, बिजनेस की औकात या हैसियत कहां से पता लगती है? बैलेंस शीट, रिपोर्ट कार्ड होता है बेसिकली। ओनर का कंट्रीब्यूशन 2,75,400 और आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन
17,500 और 5,000। खोपड़े में बात गई। ऑल द थिंग्स दैट बिजनेस ओन्स आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एसेट। फर्नीचर, सर्दी का मौसम तो है नहीं, आग लगा दें इसको? आग लगा दें? नो। प्लांट एंड मशीनरी को तोड़ ताड़ के फेंक दें? नो। कैश को क्या करें, छत पे खड़े होकर लुटा दें पूरा पैसा, या शादी में बैंड बाजे के ऊपर लुटा दें? नो। डेटर को क्या बोले, ले जाओ पैसा, मोह माया में कुछ नहीं रखा है, सब मिथ्या है। विल इट बी लाइक दैट? नो। बिल रिसीवेबल फाड़ के फेंक देंगे, 2 रुपए किलो की रद्दी है? नो। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करें, भजिया मिला खा जाए, गुजिया में भर दिए सर इसको? नो। तो ये सारी की सारी हमारी एसेट्स बच्चों एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम जब नया मोबाइल फोन खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसमें ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं। क्या फायदा होता है ईमेल आईडी से लॉगिन करने पे? पुराना डेटा नए मोबाइल पे पूरा बैकअप बन जाता है। तो आपने 31 मार्च 2024 का एंड रिजल्ट बैकअप करना है। कहां बैकअप करना है चिल्ड्रन? 1 अप्रैल 2024 को। और इसी डेटा को आप जब जर्नल एंट्री के फॉर्म में पुट करेंगे बच्चों, तो ये जो एंट्री निकल के आएगी, दैट एंट्री इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ओपनिंग एंट्री। तो अगर आपसे सीयूईटी में क्वेश्चन पूछा जाए, कैन अ न्यू बिजनेसमैन, कैन अ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस हैव ओपनिंग एंट्री? आपका जवाब होगा नो, क्योंकि ओपनिंग एंट्री होती है पिछले साल की असेट्स एंड लायबिलिटीज को इस साल कैरी आउट करने की। जब आपका कोई पुराना घर था ही नहीं, क्या नए घर में पुराने घर से सामान ला सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। बातें समझ में आ गई? तो व्हाट हैव वी डन चिल्ड्रन? हमारी ये जितनी भी सो कॉल्ड लायबिलिटीज थी, हमने इन सबको क्या कर दिया यहां पे? क्रेडिट। और बच्चों हमारी जितनी भी सो कॉल्ड असेट्स थी, हमने क्या कर दिया उनको यहां पे? डेबिट। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? तो रियल स्टोरी समझ में आ गई? तो इफ यू आर अ न्यू बिजनेसमैन, आप ओपनिंग एंट्री कर ही नहीं सकते। बट इफ यू आर एन ईयर ओल्ड और मोर बिजनेसमैन, तो पिछले साल के डेटा को जब आप इस साल लाएंगे, तो बुक्स में उस एंट्री को क्या नाम दिया जाएगा? ओपनिंग एंट्री। समझ गए सब लोग कहानी को? पक्का? अब जब आप इसका लेजर बनाएंगे बच्चों, तो हर असेट के लिए आपको लिखना पड़ेगा व्हाट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और हर लायबिलिटी के लिए क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैं आज का आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आप घर जाके क्लास के बाद इस सो कॉल्ड क्वेश्चन का जो आपके सामने इस समय है, लेजर्स बनाएंगे। कितने? 9 लेजर बनाएंगे। कितने लेजर? 9। क्यों? क्योंकि नवरात्रि आने वाली है? नहीं। क्योंकि सब दुर्गा मैया के 9 रूप थे? नहीं। क्योंकि अकाउंट 9 है। कैश, फर्नीचर, प्लांट, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड कैपिटल। हर असेट के अकाउंट में कंटेंट क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और लायबिलिटी के लिए क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। हो जाएगा इतना काम? पक्का? चलिए इतना डेटा अपडेट कर लीजिए। तो कितने लेजर्स बनाने हैं आपको? 9। कैश, फर्नीचर, प्लांट, डेटर, बिल रिसीवेबल और स्टॉक इन ट्रेड में क्या लिखना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यूज पता है सबको क्या क्या जाएंगी? हर अकाउंट में उसकी पर्टिकुलर वैल्यू। कैश का अकाउंट बनाएंगे तो 8900, फर्नीचर में 8000 एंड सो ऑन। कैपिटल में, क्रेडिटर्स में और बिल्स पेबल में क्या लिखेंगे बच्चों? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यूज क्या क्या जाएंगी समझ में आ गया? चलिए, तो ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर। चलते हैं आगे। एडजस्टिंग एंट्रीज। जिसने ये पढ़ ली उसने जीवन में एडजस्टमेंट करना सीख लिया। ये भी 2 प्रकार की होती है, जैसे दूध गैया का और भैंस का होता है, ये भी वैसे ही है। एक एडजस्टिंग एंट्री टाइप 1 और एक एडजस्टिंग एंट्री बच्चों टाइप 2। नाउ व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2? ड्यूरिंग द ईयर व्हाटसोएवर ट्रांजैक्शंस वी हैव परफॉर्म्ड, उनकी जर्नल एंट्रीज को आप क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग एंट्री टाइप 1। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। बॉट गुड्स फॉर कैश, अगर मैं पूछूं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो सब बच्चे क्या जवाब देंगे मेरे को? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सब बच्चे क्या जवाब देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लास 11 में बहुत टफ लगता था स्टार्टिंग में, अब लग रहा है सर क्या चूरन छाप एंट्री है। समझ में आ गया? ऐसे ही 12th का सिलेबस होगा, स्टार्टिंग में देखने में बहुत टफ लगेगा। और मैं आपको सही बात बताऊं बच्चों, 12th की अकाउंटेंसी बस टफ होती है, ग्रेजुएशन एंड ऑल इज डैम इजी। एक 11th की टफ होती है थोड़ी सी, और एक 12th की। क्यों? क्योंकि 12th की टफ उन्हीं को लगती है जिन्होंने 11th में पढ़ाई नहीं की होती है बस।
बॉट गुड्स फ्रॉम, टोपी का भाई गोपी, टोपी को जानते हैं ना, पहनते हैं, ये उसका भाई है गोपी। तो गुड्स आपने खरीदे, एंट्री क्या होगी बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू टोपी, गोपी, टोपी की डेथ हो चुकी है, ठीक, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गिवर। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रॉबर्ट, पहले मैं रॉबर्ट जी का नाम नहीं इस्तेमाल करता था, बट अब पता लगा क्लीन चिट हो गए वो, रॉबर्ट वाड्रा जी, जीजा जी। 3G घोटाला, 2G घोटाला याद होगा आपको? अरे प्रियंका जी के जीजा जी नहीं याद क्या? भूल गए लोग। चलिए, तो रॉबर्ट जी को गुड्स बेचे उधार में, क्या एंट्री होगी चिल्ड्रन? अरे प्रियंका वाड्रा जी का नाम सुना है? सोनिया गांधी जी की डॉटर, उनके हस्बैंड का नाम है ना रॉबर्ट वाड्रा। चलिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रॉबर्ट्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रॉबर्ट से पैसा मिला, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट। टोपी के भाई गोपी को पेमेंट कर दिया बच्चों, गोपीज अकाउंट डेबिट टू कैश। और फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगेन ये भी आपका होमवर्क है, एक जर्नल का बढ़िया सा फॉर्मेट बनाकर पेंसिल स्केल उधार लेके छोटे भाई बहनों से, क्योंकि बड़े बच्चे तो तौहीन समझते हैं पेंसिल और स्केल को इस्तेमाल करना, ठीक, फिर उनकी मार्कशीट भी एक तौहीन ही बन जाती है उनके लिए। तो ये जर्नल आप जरूर कर लेंगे, फाइन। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन था, कुछ बच्चे कहेंगे सर ना याद दिलाइए सर, ऐसा लगता था वो मारियो की स्टेज 8.4 खेल रहे हैं हम, ड्रैगन आ गया और मर ही नहीं रहा है, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स मिलते थे। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमसे तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमारा तो पेपर ही छूट जाता था, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो पेपर छूटता था, पेपर छूटेगा और छूटता रहेगा। तो आपने कुछ एडजस्टमेंट्स देखी होंगी बच्चों, उनकी भी जर्नल एंट्रीज होती थी, उन एंट्रीज को भी हम क्या बोलते थे बच्चों? एडजस्टिंग एंट्रीज टाइप 2। दुनिया की किसी किताब में आपको ये टाइप 1 टाइप 2 नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैं आपको पढ़ाने के लिए क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए आउटस्टैंडिंग सैलरी की जर्नल एंट्री क्या होती है, तो जवाब आप दे देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा बच्चों, यहां पे एंट्री मैंने आपके लिए लिखी हुई है। देयर आफ्टर अगर मैं आपसे पूछूं रेंट एंड टैक्सेस येट टू बी पेड, क्या होगी इसकी एंट्री? आप जवाब देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री अगर आपसे पूछी जाए बच्चों, तो आपका जवाब होगा प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। कमीशन का पैसा एडवांस में मिल गया, तो इसकी मैंने आपको क्लास 11th में 2 एंट्रीज सिखाई थी, अगर आप भूल गए तो आप मेरा जर्नल का स्पेशल एंट्रीज का वीडियो देख लीजिएगा। एक कैश बेसिस के हिसाब से पढ़ाई थी और एक अक्रूवल। तो एक एंट्री हो गई कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड, और एक थी कैश टू प्री रिसीव्ड, बट मैंने ये वाली एंट्री अवॉइड किया है, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? कमीशन टू प्री रिसीव्ड। फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया बच्चों, क्या एंट्री होगी? डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है, या तो आप एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और या तो एंट्री करेंगे ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जर्नल में क्लोजिंग स्टॉक की बच्चों देयर इज नो एडजस्टिंग एंट्री। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री आप सो कॉल्ड या तो ट्रांजैक्शंस की करते हैं, आई रिपीट, या तो ट्रांजैक्शंस की करते हैं, या तो किसी की नहीं करते। समझ में आ गया? तो क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन, क्लोजिंग स्टॉक इज बेसिकली एन इवेंट। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन सबको याद है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, याद आया? एक वर्ड था ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है। अब आप बोलेंगे सर फर्क क्या होता है? जो आपने काम किया, गुड्स खरीदे, बेचे, एक्सपेंस पे किया, इनकम रिसीव की, ये ट्रांजैक्शन है। जो इसका आउटकम हुआ, 10,000 रुपए का सामान खरीदा, 90% बिक गया, कितना बचा? 10,000 का सामान खरीदा, 90% बिक गया, कितना बचा? 10%। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो आउटकम है चिल्ड्रन, दिस इज योर इवेंट। गुड्स खरीदे, बेचे, उस पर प्रॉफिट लॉस हुआ, तो गुड्स बाय करना इज अ ट्रांजैक्शन, गुड्स सेल करना इज अ ट्रांजैक्शन, बट जो उस पर प्रॉफिट लॉस हुआ बच्चों, इट इज एन इवेंट। तो एडजस्टिंग एंट्री ट्रांजैक्शंस की होती है, इवेंट्स की नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा, लेक्चर में रिकॉर्डेड है, आप लिख भी सकते हैं बाद में लेक्चर देखकर। समझ में आ गई कहानी चिल्ड्रन? पक्का? अब जो मैं पूछने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से आपका क्लास 12th का सो कॉल्ड पूरा पढ़ाई का पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चलिए ध्यान दीजिएगा बात पे। मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं चिल्ड्रन एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपसे कुछ पूछूंगा, ध्यान से मेरी बात का जवाब दीजिएगा। इफ आई आस्क एवरीबॉडी
कि हमारे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर सो कॉल्ड सैलरी जैसा कुछ लिखना हो तो आप किस साइड पे लिखेंगे चिल्ड्रन? डेबिट साइड। एक्सेलेंट आंसर। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे बच्चों आप? टू सैलरी। समझ में आ गया? पक्का? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि रेंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अपीयर कर रहा है और पीएल में आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? टू रेंट। वैसे ही अगर इंश्योरेंस एज एन एक्सपेंस आपको लिखना है तो कहां लिखेंगे? टू इंश्योरेंस। कमीशन रिसीव्ड है तो कहां पे लिखेंगे आप? बाय कमीशन। डेप्रीसिएशन होगा तो कहां लिखेंगे चिल्ड्रन? टू डेप्रीसिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा तो कहां पे लिखेंगे चिल्ड्रन? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इतनी कहानी समझ में आती है? थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप सो कॉल्ड पढ़ रहे हैं पीएल, और समझ लीजिए दैट यू आर स्टडिंग व्हाट इज कॉल्ड एज योर कैश अकाउंट। अगर कैश अकाउंट में बच्चों टू कैपिटल लिखा है, क्या रही होगी जर्नल एंट्री? कैश टू कैपिटल। कैसे आप मेरे को बता पाए? अगर आपने खाना आज घर में खा लिया, मतलब क्या है इसका? वो खाना या तो घर में बना होगा या जोमेटो से घर में ही आया होगा, ऑब्वियसली बात है, सड़क पे थोड़ा आया होगा। समझ में आ गया? तो कैश अकाउंट में अगर टू कैपिटल है, व्हाट वुड हैव बीन द जर्नल एंट्री? कैश टू कैपिटल। अगर कैश अकाउंट में बच्चों टू सेल्स है, क्या रही होगी जर्नल एंट्री? कैश टू सेल्स। अगर कैश अकाउंट में बच्चों बाय वेजेस है तो क्या रही होगी एंट्री? वेजेस टू कैश। ऑनलाइन वाले बच्चे भी शर्माए ना, बिल्कुल जवाब देते रहे। समझ में आ गया? नहीं समझ में? सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि भाई पीएल में टू सैलरी है तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अगर पीएल में टू रेंट है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? पीएल टू। अगर पीएल में टू इंश्योरेंस है तो एंट्री क्या बनेगी? पीएल टू इंश्योरेंस। अगर पीएल में टू डेप्रीसिएशन है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? पीएल टू डेप्रीसिएशन। अगर पीएल में बाय कमीशन है तो एंट्री क्या बनेगी? कमीशन टू पीएल। अगर पीएल में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएल। 11th क्लास थोड़ा सा याद आ रहा होगा, मैंने लेक्चर लिया इसका 11th क्लास में जिसमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ाई गई थी। अगर आप भूल गए हो मैं टैग कार्ड ऐड कर दूंगा, आप एक बार उसका रिवीजन पहले जरूर करिएगा। इन एंट्रीज को क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोजिंग एंट्री। तो जैसे कैश टू कैपिटल, कैश टू सेल्स, वेजेस टू कैश कैश अकाउंट बनाने के काम में आती है, ये क्लोजिंग एंट्रीज कहां पे काम आएंगी बच्चों? ट्रेडिंग और पीएल बनाने। बात समझ में आई? तो आपको चोट लग गई, फर्स्ट एड हो गया, इट इज नोन एज व्हाट? एडजस्टिंग एंट्री। मान लीजिए भगवान ना करे किसी का हाथ टूट गया, ठीक है, तो डॉक्टर ने प्लास्टर वगैरह सब बांध दिया, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? एडजस्टिंग एंट्री। हड्डी तो जुड़ गई बट 40 दिन तक प्लास्टर ऐसे था, हाथ ऐसे बंधा हुआ था, क्या हाथ सीधा होगा? पता लग कट सीधा गया, फिर एक और प्लास्टर, एक के साथ एक फ्री। तो आपको जाना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास। वो दवाई तो नहीं देगा, एक्सरसाइज कराएगा ताकि आपकी मरम्मत, डेंटिंग एंड पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो जाए। नहीं तो ऐसे ऐसे करके लिखते रहेंगे। समझ में आ गई बात? सारी नॉर्मल राइटिंग कर्सिव राइटिंग बन जाएगी आपकी। लॉजिक अंडरस्टूड? तो 12th क्लास की पढ़ाई यहीं से स्टार्ट होती है, कॉम्पोजिशन ऑफ एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। 11th में इसके ऊपर टीचर्स लीस्ट ध्यान देते थे, शायद ही आपने 2 या 4 क्वेश्चन इसके ऊपर किए होंगे, बट 12th क्लास में अगर आपने एडजस्टिंग और क्लोजिंग नहीं की तो समझ लीजिए आपकी क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी। समझ में आ गई बातें? क्लियरली अंडरस्टूड चिल्ड्रन? कोई क्वेरी है किसी की? पक्का? चलिए तो इसको क्लियर कर देते हैं, और तो इसमें कुछ है नहीं। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक चिल्ड्रन, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनकम्स। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इनकम का क्या इफेक्ट है? भाई इनकम की वजह से योर प्रॉफिट विल गो अप एंड लॉस विल कम डाउन, और एक्सपेंस की वजह से योर प्रॉफिट विल गो डाउन एंड लॉस विल गो अप। तो ये कॉम्पोजिशन बच्चों याद रखेंगे तो 12th क्लास में समस्या जीरो है। क्या है? जीरो। बट अगर इतना कॉम्पोजिशन आपने याद नहीं रखा तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे आप। समझ में आ गया? तो जो 11 में पढ़ा था दैट वाज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर। अब आपको पोएट्री लिखनी है, स्टोरी लिखनी है, लिटरेचर पढ़नी है, बेसिकली एप्लीकेशन।
प्याज कैसे काटा जाता है सबको पता है, बट उस प्याज से क्या क्या डिशेस बन सकती हैं ये क्लास 12th का सिलेबस है। तो अंडरस्टूड द होल लॉजिक चिल्ड्रन। चलिए, तो अगली मुलाकात हमारी कल होगी बच्चों। आज की सेवा यही समाप्त। लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, थोड़ा लाइक कमेंट कर दीजिएगा जिससे व्यूज बढ़ जाए। अब ये सब तो बोलूंगा नहीं, भगवान जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं तो लाइक करिएगा, और पाकिस्तान के दुश्मन हो तो कमेंट कर देना। तो दैट इज ऑल न्यूसेंस। ओके, कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे से।